Hi everyone, this is Jenish Kutai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of economics. Today we are going to see chapter number 9 and that is money market and capital market in India. So students, money market और capital market क्या और exactly is what we are going to study in this entire chapter. Okay? So chapter की शुरुआत करेंगे students the finance. The word finance, आपको finance का मतलब क्या समझता है? तो finance का मतलब students क्या होता है? हमारे पैसों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से संभाल के रखना है और फिर उसको कैसे बढ़ाना है, इस कला को, इस आर्ट को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बोलेंगे. और फाइनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री. बैकबोन मतलब अगर पैसा होगा तो आपकी कंट्री क्या होगी? डेवलप बन सकती है. आपकी कंपनी या आपकी कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती है. इवन इन अ फैमिली स्टूडेंट्स, फैमिली के अंदर भी क्या होता है? फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप काफी सारी चीजें कर सकते हो. ओके? और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो तो ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो देयर विल बी सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ व्हिच यू विल मिस आउट. सो स्टूडेंट्स, द बेसिक थिंग्स दैट वी नो इज पैसा क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं. सो क्या लिखा हुआ है हमारे पास स्टूडेंट्स? द फाइनेंस इज कैटेगराइज्ड एज पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस. तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पर्सनल फाइनेंस जो एक इंडिविजुअल इंसान अपने पैसे यूज करता है या उसको मैनेज करता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस जो कंपनीज के अंदर उनके पास जो पैसे होते हैं, कहां से वो लोग उधार लेते हैं एंड कैसे उसको बिजनेस में अप्लाई करके अपने शेयरहोल्डर्स को पैसे देते हैं, उसको हम फाइनेंस बोलेंगे. एंड फाइनली पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट जो पैसों को यूज करती है एज अ रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करती है और फिर उसको यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के वगैरह खर्चे में, उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल. और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम, उसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए? मोबिलाइजेशन होना चाहिए पैसों का. मतलब पैसों का हेरा फेरी होना चाहिए, पूरे कंट्री के अंदर सर्कुलेशन होना चाहिए, पैसों का सर्कुलेशन होना चाहिए. एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपरली फंड्स को गैदर करना है, उसको अलोकेट करना है और फिर बाद में यहां से वहां लोगों के पास पैसे होने चाहिए. अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो ही लोग काफी सारी चीजों की डिमांड कर पाएंगे और फिर उस चीज को खरीद भी पाएंगे. एंड इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आज हमारी कंट्री का वेल्थ क्या है? वेल्थ मतलब वो सारी चीजें जो हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमारे मेट्रो हो गए, हमारा सीलिंग हो गया. ओके? सो ये जो सारी चीजें जिसके अंदर हम करोड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, पूरा रेलवेज हो गया, ये सारा वेल्थ है हमारा. वेल्थ होना और पैसा होगा, प्रॉपर फाइनेंस सिस्टम होगा तो ही हमारी कंट्री के अंदर क्या क्रिएट हो पाएगा? वेल्थ क्रिएट हो पाएगा. So the financial system in India is comprised of first financial institutions. तो financial institutions क्या होते हैं? वो सारे बैंक्स हो गए, हर वो इंसान जो उधार देता है. ओके? तो ये सब क्या हो गए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोले जाएंगे उन सबको, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वगैरह. फाइनेंशियल मार्केट्स, तो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे. दैट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर टू फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं. थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास चेक बुक होती है, चेक ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम दे या लेकर पैसे ले दे सकते हैं. आजकल ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी जो हो रहा है उसको भी हम फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे. या तो फिर जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, इवन दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ओके? कंपनीज क्या करती है? कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती है. मतलब लोगों से जब उधार लेती है तो उनको बॉन्ड्स इशू करती है या तो फिर शेयर्स इशू करती है. वो सारे भी क्या है स्टूडेंट्स? हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है. एंड फाइनली फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करती है. बैंक प्रोवाइड क्या क्या करती है? आपको एसएमएस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको इंटरनेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपके बिहाफ पे कहीं पे जाके पेमेंट करती है. ओके? ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. तो ये सारे सर्विसेज को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल सर्विसेज बोलेंगे. सो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ने वाले हैं? हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब तक हमने जो सुना है वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि फाइनेंस कोई भी कंट्री का क्या होता है? बैकबोन होता है, इकोनॉमी का बैकबोन होता है. सो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो ये फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? इज व्हाट वी वांट टू स्टडी. सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू मार्केट, ऐसा कोई भी मार्केट. ओके? जैसे भाजी मार्केट हो गया, भाजी मार्केट में क्या मिलता है? भाजी मिलती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ भाजी होती है. सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी बाइंग एंड सेलिंग होगा, बट किस चीज का बाइंग एंड सेलिंग होगा? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का. जैसे कि अगर आपको शेयर्स खरीदना हो, आपको कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने हो, आपको गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के पास से आपको सिक्योरिटीज वगैरह खरीदनी हो. ओके? इमेजिन करो आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और आपको बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाना हो, तो ये सारी चीजें कहां पर होती है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होती है. ओके? तो और ये फाइनेंशियल मार्केट को हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है?
हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड किया हुआ है। तो क्या क्या है वो सारी हम लोग चीजें देखेंगे। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें दी है। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेट्स बैंक, तो ये सारा काम कौन करेगा, ये बाइंग एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काम कौन करेगा, बैंक्स करेगी। नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स भी होती है जो सच्ची में बैंक नहीं होती पर बैंक का सारा काम करती है। इमेजिन करो मैं बहुत करोड़पति इंसान हूं, ओके, और अगर मैं वो सारा काम करूं जो एक बैंक कर रही है, नीडी पीपल को लोन देना इंटरेस्ट पे, ओके, तो उन सबको भी क्या बोलते हैं, वो भी मैं बैंक का कहीं, मैं भले बैंक नहीं हूं पर मैं क्या कर रहा हूं, बैंक का ही काम कर रहा हूं। सो फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट मार्केट्स, टोटल दो मार्केट है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, मनी मार्केट पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 81 पे ऑन द राइट हैंड साइड टॉप हमें दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइनेंस। देखो तीन है, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, बिल्डिंग ए रिटायरमेंट कॉर्पस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ बिल्डिंग जैसा कुछ, मतलब बिल्डिंग मतलब बनाना, ओके, कुछ भी रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना जहां पर सारे बुढ़े लोग आके रहेंगे। तो ये क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया, पर्सनल एक्सपेंस, या पर्सनल फाइनेंस हो गया, पर्सनल फाइनेंस। रेजिंग शेयर कैपिटल, ओके, शेयर कैपिटल कौन, या सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये कौन करता है, कंपनीज करती है, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया। थर्ड, कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया। फोर्थ, क्लियरिंग होम लोन, होम लोन कौन पे करता है, ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल इंसान होम लोन पे करेगा अपना, सो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पर्सनल फाइनेंस बोलेंगे। फिफ्थ, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, तो फिफ्थ वन हमारे लिए पब्लिक फाइनेंस हो गया। एंड फाइनली मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे के लिए जो पैसा चाहिए बिजनेस के अंदर, खर्चे को, सारे खर्चे को, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द डे टू डे एक्सपेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एक्सपेंस, वर्किंग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और वो कहाँ होता है, कंपनीज के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म अगर लोन चाहिए तो उसको हम कैपिटल मार्केट बोलेंगे, और जो शॉर्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मनी मार्केट बोलेंगे। सो मनी मार्केट इज समवॉट शॉर्ट टर्म जैसा कुछ हो गया, और कैपिटल मार्केट हमारे लिए लॉन्ग टर्म जैसा कुछ हो गया, ओके। सो इसलिए कहा गया है इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, नियर मनी मतलब क्विक मनी, एकदम फटाफट, ओके। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेड बिल्स, ट्रेड बिल्स क्या हो गया, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ट्रेड बिल्स का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है, जैसे अगर कंपनीज को पैसे की जरूरत है तो कंपनीज क्या इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी और लोगों से पैसे उधार लेगी, ओके। फिर कल जाकर जब टाइम खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट लोगों को फिर से अपने पैसे रिटर्न दे देगी और उनसे सिक्योरिटीज रिटर्न देगी, ओके। सो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी क्या है, हमारे लिए मनी मार्केट के अंदर आता है। प्रोमिसरी नोट्स, प्रोमिसरी नोट भी स्टूडेंट्स वही होता है, सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो एक कोरे कागज में अगर मैंने लिख कर दे दिया कि आई शपथ प्रॉमिस खाता हूं कि आपको 2 महीने के बाद पैसे लौटा दूंगा, 5 महीने के बाद पैसा लौटा दूंगा, तो इवन दैट इज प्रोमिसरी नोट। सो यू कैन जस्ट लर्न एज प्रोमिसरी नोट इज इक्विवेलेंट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज ये सारे क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये कैपिटल, ये मनी इंस्ट्रूमेंट है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे पैसे के लेन देन कर सकते हैं। जैसे हमारा चेक भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सो सच इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड का मतलब होता है स्टूडेंट्स फट से उसको पैसे में, एनीथिंग जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम हाईली लिक्विड बोलेंगे। जैसे मेरा ये घर था, 5 साल से बेचने की कोशिश कर रहा हूं पर बिक ही नहीं रहा है, तो ये हाईली लिक्विड हुआ क्या, नहीं, ये हाईली अनलिक्विड हो गया, पैसे ही नहीं आ रहे इसके। तो ऐसी कोई भी चीज जो बेचूं और फट से पैसे आ जाएंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, हाईली लिक्विड। जैसे अगर मेरे बैंक में कुछ बैलेंस है तो वो एकदम हाईली लिक्विड है, जब चाहे तो निकाल सकता हूं, ओके। सो हाईली लिक्विड हर वो चीज जिसको बेच के हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हाईली लिक्विड। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट टर्म के अंदर लेस रिस्की होता है, रिस्की भी कम है, और विच मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। तो इसके अंदर क्या होता है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर होता है। जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देखा है, हमेशा लेस देन 1 ईयर होता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पेज नंबर 82 नाउ स्टूडेंट्स। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। और स्टूडेंट्स मनी मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक फर्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा पार्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन आता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द अपेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, सबसे मेन बैंक है पूरी कंट्री के अंदर। फिर कौन कौन आएगा, कमर्शियल बैंक्स भी आएगी, कमर्शियल बैंक्स आएगी, फिर सी कोऑपरेटिव बैंक्स आएगी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, और ई डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया आएगी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट के अंडर आते हैं मतलब उसके अंदर स्कैम्स होना,
झोल झपाटा होना, फ्रॉड होने के चांसेस एकदम कम से कम होते हैं। दो हो सकते हैं, होने के लिए हो सकते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर सबसे कम से कम होंगे। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आएगा जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ये हमें दिया हुआ है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट बैंक एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे हमें पता है एवरी कंट्री, हर एक कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री का एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता ही है, और सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अलग अलग नाम भी होता है। फाइन, इट इज इंटरेस्टेड, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड बैंक एज अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक होता है, एकदम अपेक्स और मेन होता है, और हमारी कंट्री में उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इट इज इंटरेस्टेड, उनके ऊपर हमने ट्रस्ट किया, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे कंट्री के अंदर प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम चलाना है। सारे बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है। पूरा मनी मार्केट को चलाना, रिजर्व ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक, हमारी कंट्री का सबसे सेंट्रल बैंक है। इट वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन दिया था हिल्टन यंग ने, और उसके ऊपर हमने शुरू किया था, 1934 टाइम था, ओके, जब ये सारा काम शुरू हुआ था। और उनका मेन जब ये फॉर्म हो चुका था, उन्होंने अपना काम शुरू किया था, दैट वाज ऑन 1st of April 1935. So the important date is 1st April 1935, which you have to remember students, as a private shareholder bank. तो वो टाइम पे वो प्राइवेट था, बट लेटर उसको नेशनलाइज कर दिया, पूरी कंट्री के अंदर नेशनलाइज कर दिया, और आज हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट, डॉक्टर एम.एच. डी कॉक, ओके, तो उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक इज वन ऑफ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द अपेक्स। सो द इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर स्टूडेंट्स, अपेक्स, अपेक्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। पूरी कंट्री के अंदर जो बैंकिंग स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अंदर सेंट्रल बैंक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे कमर्शियल बैंक्स हो या ये सारे बैंक्स अलग अलग बैंक्स हो, उन सबको किसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। प्रोफेसर W.A. शॉ, व्हाट डिड ही से, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक व्हिच कंट्रोल्स क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लोन। तो पूरी कंट्री के अंदर कितना पैसा लोग बैंक से उधार लेंगे या कितना पैसा कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से उधार लेगी, ये सारा कौन डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा। ओके, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ना ले, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, लोन के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को बहुत हाई कर देगी। अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा हाई हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट टेक लोन। और अगर आरबीआई चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, जैसे लॉकडाउन के टाइम जब लोगों को आत्मनिर्भर बोलने को बोला था, ओके, आत्मनिर्भर के टाइम मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लोन के रेट्स बहुत कम कर दिए, इंटरेस्ट रेट, ताकि लोग लोन ले, इजीली लोन ले सके और फिर कंट्री के अंदर खुद का बिजनेस करके आत्मनिर्भर बन सके। सो आरबीआई के ऊपर डिपेंड है कि उसको कंट्री के अंदर लोन बढ़ाना है या लोन कम करना है। पूरा क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, हमारा आरबीआई ही करता है। Moving forward to the functions, what are the functions of Reserve Bank of India? The first issue of currency note, हम सबको पता है कि अगर मैं चाहूँ भी तो भी अपने घर पे मशीन नहीं ला सकता नोट छापने की। I cannot do that, nobody can do that. In fact, खाली और खाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकती है नोट छापने का काम। ओके, इमेजिन करो अगर मैं नोट छाप सकता था तो आज मैं यहाँ पर लेक्चर भी ना लेता, मस्त आराम करता लाइफ में। ओके, पैसे ही पैसे होते मेरे पास। बट ऑफ कोर्स आरबीआई हैज द ओनली अथॉरिटी इन इंडिया टू इश्यू करेंसी नोट्स, ओके, और उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, 1 रुपी नोट और कॉइन्स आरबीआई नहीं प्रिंट करती। सो एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई इज रिक्वायर्ड, और हर एक कंट्री के अंदर जो मेन सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर आरबीआई है, उनको कुछ मिनिमम पैसा अपने पास रिजर्व रखना होता है, विच इज 200 करोड़, और वो 200 करोड़ के अंदर एटलीस्ट 115 करोड़ कैश होना, गोल्ड होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग 85,000 शुड बी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एटलीस्ट 115 करोड़ रुपए के लोन गोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ के एटलीस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द हर बैंकर। अगर देखो आज मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं कहा जाऊंगा, मैं भाईंदर के अंदर या मीरा रोड के अंदर कहा जाऊंगा, नॉर्मल कोई भी बैंक में जाऊंगा, ओके। बट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो मैं जो बैंक में जाऊंगा दूज आर कमर्शियल बैंक्स। बट अगर आज गवर्नमेंट को अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक, ओके, इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर कोई भी सुझाव चाहिए, एनी एडवाइसेस इज नीडेड, ओके, गवर्नमेंट को पैसा अगर लोन चाहिए तो वो किससे मांगेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगेगी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी को चलाने के लिए भी काफी सारे एडवाइसेस किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, ओके फाइन।
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट के बिहाफ में काफी सारा पेमेंट वगैरह भी करती है। मूविंग फॉरवर्ड, बैंकर्स बैंक, जैसे हर बाप का एक बाप होता है स्टूडेंट्स, उसी तरह से हर एक बैंक का भी एक बैंक है, और इतने सारे जो भी ये सारे बैंक हैं उन सब बैंकों का बैंक कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जैसे हमारे पैसे कमर्शियल बैंक के पास पड़े होते हैं, सिमिलरली कमर्शियल बैंक के पैसे किसके पास पड़े होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़े होते हैं। और इन सारे बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी गाइडलाइंस वगैरह कंपल्सरी फॉलो करनी होती है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके, अगर आज मुझे अपना बिल डिस्काउंट करवाना है तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक के पास कोई असेट है, उनको पैसे की जरूरत है, तो वो कहां जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। वो आरबीआई को अपना असेट देकर उनसे पैसा उधार ले सकती है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, यूरोज, ओके, ये जो रहते हैं स्टूडेंट्स फॉरेन करेंसी, उन सबका कस्टडियन मतलब सेफ गार्ड, मतलब वॉचमैन बोल सकते हैं, वॉचमैन। वो सब कौन है? आरबीआई है। आरबीआई के पास वो सारे पैसे पड़े होते हैं, एंड आरबीआई इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस मनीज। आरबीआई कभी भी जब भी अगर किसी को भी पैसे चाहिए तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई के पास पैसा खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो आरबीआई हैज अंडरटेकन टू बाय एंड सेल, तो आरबीआई ने क्या वो अथॉरिटी ली है कि मैं सारे बाय और सेल करूंगा। क्या सेल करूंगा? फॉरेन करेंसी। किसके? ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टूडेंट्स का एक कमिटी है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है। अगर समझो अगर आज मुझे फ्रांस जाना है घूमने और मुझे यूरोस चाहिए, और मैं गवर्नमेंट को क्या दूंगा? रुपीस दूंगा, वो मुझे रिटर्न में क्या देंगे? यूरोस देंगे, यूरोस। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उनके पास पैसे खत्म हो जाए, या गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी जैनेश देख अभी आज मत जा, कल जाना, क्योंकि आज मेरे पास यूरोस नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? दे आर द कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड फाइनली कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कि पैसे को कंट्रोल करना। ओके, गवर्नमेंट क्या होता है? कंट्री के अंदर पैसा ज्यादा होना या पैसा कम होना, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई ही करेगी। सो हमने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड, दो मेथड है। अगर गवर्नमेंट को क्रेडिट कंट्रोल करना हो, दो मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिव मेथड। देखो स्टूडेंट्स, ये सारे जो कमर्शियल बैंक है ना, जब ये लोग लोगों से उधार लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, ओके, उनको कुछ पैसे कहां पे जमा रखने पड़ते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखने पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज ताकि अगर कल जाके इसमें घोटाला भी हो जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास थोड़े बहुत मिनिमम पैसे होंगे इन बैंक के। ओके, तो कमर्शियल, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है, क्या चाहती है? कि कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा सर्कुलेट ना हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जेब के नीचे बहुत सारा पैसा दबा के बैठेगी। कैसे दबा के बैठेगी? द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज, क्या लिखा हुआ है? कैश रिजर्व रेशियो एक लिखा हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो के अंदर या तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करेगी? कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि तुम ज्यादा से ज्यादा किसके पास रखो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखो पैसा। कितना कैश रिजर्व रेशियो रखो? अगर उसको हाई कर दिया, कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो को अगर हाई कर दिया, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोगों को भी उधार कम मिलेगा, और अगर लोगों के पास उधार कम होगा तो कंट्री के अंदर पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम हो जाएगी। ओके, और डिमांड कम होगी तो वापस इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। सो गवर्नमेंट चाहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो सीआरआर या एसआरआर, कैश रिजर्व रेशियो क्या करेगी? बढ़ा सकती है। जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो कंट्री में फ्लो कम होगा। बैंक रेट या ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट स्टूडेंट्स, बैंक रेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट चाहे तो लोन का रेट बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। अगर लोन का रेट कम बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली लोग फिर लोन नहीं लेंगे, और लोग लोन लेने से डरेंगे, तो ऑब्वियसली कंट्री के अंदर पैसा का फ्लो कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट आज के सिचुएशन में क्या कर दिया? उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उधार ले और फिर आत्मनिर्भर बने। तो ये जो बैंक रेट है उसको ऊपर नीचे करना, उसको ऊपर नीचे करने का भी अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। And what are the qualitative method? Qualitative method का मतलब स्टूडेंट्स फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब जब कभी कमर्शियल बैंक किसको देंगे? लोन देंगे। किसको लोन देंगे? लोगों को लोन देंगे। उनको कुछ मार्जिन ऑफ मनी अपने पास रखना होता है। जैसे लोगों से जब डिपॉजिट्स भी लिए हैं तो कुछ मार्जिन मनी अपने पास रखना होता है, क्योंकि कल जाके कोई पैसा वापस भी मांग सकता है अपना। तो अगर वो मार्जिनल मनी को अगर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली अगेन कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा लोगों को, और फिर उससे क्या होगा? लोन को कंट्रोल में आ जाएगा। सो ये हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम क्रेडिट कंट्रोल कैसे करते हैं वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। यू कैन सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दिया है? क्रेडिट रेशनिंग। रेशनिंग मतलब लिमिट लगा देना। लिमिट लगा देने का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा कि तुम लोग लिमिट लगाओ, एक इंसान को 2 लाख से ज्यादा उधार मत दो,
या एक इंसान को 5 लाख से ज्यादा उधार मत दो। तो क्या है कैपिटल रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग का मतलब है कोई भी चीज के ऊपर लिमिट लगा देना। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिट लगा देगी तो बाद में ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ कैश कम हो जाएगा। और अगर लिमिट को बढ़ा देगी तो ऑटोमेटिकली कैश फ्लो बढ़ भी सकता है। एंड फाइनली मोरल स्यूजन। स्यूजन का मतलब स्टूडेंट्स किसी को एकदम बहला कर, सुजला कर, ऐसे किसी को पटाना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे कमर्शियल बैंक्स को बुलाकर उनको बताएगी कि अरे नहीं तुम लोग ज्यादा लोन मत दो। स्यूजन का मतलब होता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना, बातों से इन्फ्लुएंस करना कि नहीं कमर्शियल बैंक तुम लोग किसी को ज्यादा पैसे मत दो या ज्यादा पैसा दे दो। तो ये जो भी रहेगा मोरल स्यूजन, मतलब मोरली किसी को पटाना या किसी को बहकाना, वो भी काम कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। क्यों ये सब काम कर रही है स्टूडेंट्स? एंटायर पॉइंट नंबर 5 का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, कंक्लूजन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ कैश को बढ़ा भी सकती है या कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ कैश को कम भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कलेक्शन पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जिनके पास सारा स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसे क्रिकेट के अंदर देख लो, बीसीसीआई के पास सारा स्टैटिस्टिक्स होता है, सारे के सारे प्लेयर्स का स्टैटिस्टिक्स होता है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है, कौन कितने रन मार रहा है, कौन कितनी विकेट्स ले रहा है। सिमिलरली आरबीआई के पास भी स्टूडेंट्स क्या होता है, सारा का सारा डेटा होता है, सारे के सारे बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स और सारे शेड्यूल्स बैंक के। और आरबीआई को पता होता है कौन सी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, कौन लॉस मेकिंग बैंक है। ओके, और सिमिलरली वो क्या करेगी, सबको पब्लिकेशन ऑफ डेटा करेगी ताकि लोगों को पता चले कि कौन से बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए पैसा और कौन से बैंक में पैसा डिपॉजिट करना खतरा है। ओके, तो ये सारा काम भी कौन करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन भी करती है। प्रमोशन करना इन द सेंस वो एडवर्टीजमेंट करेगी, लोगों को बताएगी कि अपना ओटीपी किसी को मत दो, अपना सीवीवी नंबर जो होता है डेबिट कार्ड पे वो किसी को मत दो, अपना पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग का वो किसी को मत दो। तो ये सब क्या करिए, प्रमोशनल वर्क कर रही है लोगों की भलाई के लिए। ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट फंक्शंस भी कर रही है, एकदम रूरल से रूरल एरिया जाकर, गांव में जाकर भी वहां पे बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारा काम भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एंड फाइनली अदर फंक्शंस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स इट। आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब है कि आरबीआई हेल्प करती है फटाफट एक चेक को दूसरे चेक से पास होने में। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने मुझे कुछ पैसे, मुझे एक चेक दिया। अब मेरा बैंक अकाउंट कौन से बैंक में, ओरिएंटल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पर उसने जो चेक दिया था वो आईसीआईसीआई बैंक का है, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक के चेक को मेरे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डाला, फिर भी मेरा चेक पास हो गया। तो ये किसके बदले हो रहा है, आरबीआई के बदले हो रहा है। बिकॉज दो अलग अलग, कोई अलग बैंक का चेक कोई और बैंक में भी डालू तो भी पैसा क्लियर हो रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैं गया था स्टूडेंट्स आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में, पर मेरे पास डेबिट कार्ड कौन सा था, मेरे पास बेसिन कैथलिक बैंक का डेबिट कार्ड था। मैं बेसिन कैथलिक बैंक के डेबिट कार्ड को कहां डाला था, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में डाला था और फिर भी मुझे पैसे मिले। वाओ, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेस एज द रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस। सारा पैसा यहां से वहां क्लियर करने का काम किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। एंड एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर कोई नहीं बचा तो आरबीआई तो है ही भाई लास्ट में, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई के पास पैसे खत्म हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सो ऐसी कोई भी बैंक है जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रही है, उन सबको हेल्प कौन करेगी, लास्ट रिसोर्ट कौन है उनका, ओके, उनका लास्ट रिसोर्ट आरबीआई है। आरबीआई फाइनली उन सबकी हेल्प करती है। So यहाँ पे हमारा आरबीआई वाला पार्ट पूरा खत्म होता है स्टूडेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द कमर्शियल बैंक्स, द नेक्स्ट पार्ट इज द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स वो कमर्शियल बैंक है, वो बैंक है स्टूडेंट्स जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है। वो लोगों से उधार लेती है ना, डिपॉजिट्स लेती है और नीडी पीपल को उधार देती है। जो अमीर लोग है या जो लोग जिनके पास पैसे, उनके सेविंग्स, उनके पैसे खुद रखती है और नीडी लोगों को उधार देती है। ओके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लेती है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लोन देती है और इस तरह से वो प्रॉफिट कमाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे कम पड़े तो मशीन चालू करो, पैसा छापना शुरू। लेकिन कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर सकती। कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बैंक, उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। सो प्रोफेसर केयर क्रॉस सेज अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब बीच का, दलाल, एजेंट जैसा कुछ बोल दिया बैंक को,
अ डीलर इन लोन्स एंड डेट्स, एक ऐसा डीलर है जिसका मेन काम क्या है, लोन देना, डेट्स वगैरह, उधार वगैरह देना, तो लोगों से पैसा लेना और नीडी पीपल को पैसा देना। तो बैंक क्या हो गया बीच में, बेसिकली एजेंट हो गई, दलाल हो गई। और एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है बुक के अंदर, एंड दैट डेफिनेशन इज, वो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग, बैंकिंग का मतलब क्या है, पहले एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं पैसे, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो लोगों से उधार क्यों ले रहे हैं, ताकि सामने किसी और को उधार दे सके। ओके, फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड, एंड रीपेबल ऑन डिमांड मतलब जब कभी वो लोग पैसा मांगेंगे उनको हम रिटर्न वापस दे सकते हैं, बाय चेक, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी आपने बनाया रहेगा कॉलेज में, या तो फिर ऑर्डर मतलब चेक्स के थ्रू भी हम पैसा रिटर्न दे सकते हैं। तो हमने जिससे पैसा लिया है उनको ऑन डिमांड हम रिटर्न भी करना है। So moving forward, what are the functions of commercial banks? Functions of commercial banks, एक कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो सबसे पहले लोगों से पैसा लेगी, तो किस तरह से पैसा ले सकते हैं, लेट्स सी, फर्स्ट इज, एक है डिमांड डिपॉजिट और सेकंड है टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट मतलब दो अलग अलग अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका होता है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स का होता है, और करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेस का होता है। जैनेश कोठारी का क्या है स्टूडेंट्स, सेविंग अकाउंट है, लेकिन विजडम कॉमर्स क्लासेस का क्या है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट। और इन सारे अकाउंट के अंदर जो मेरे पैसे पड़े हैं, जैनेश कोठारी के बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं और विजडम कॉमर्स क्लासेस के अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं, वो सारे पैसे मैंने क्या किया, उनको दिए हैं, और बैंक ने क्या है, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ओके, और जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, उसमें एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपने अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी बैंक ऐसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है कि मेरे अकाउंट के हो पैसे कम, लेकिन सामने किसी को ज्यादा का मैंने चेक दे दिया हो, जैसे मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए हो, लेकिन मैंने किसी को 15,000 का चेक दे दिया हो, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो भी बैंक मेरे बिहाफ पे पैसा पे कर देगी, फिर मेरे बैंक में क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा, और नेगेटिव बैलेंस विल बी कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलेगी, आप लोग को, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगी। ये मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम डिपॉजिट दो टाइप के टाइम डिपॉजिट होते हैं। ओके, तो टाइम डिपॉजिट दो, एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है और एक फिक्स डिपॉजिट होता है। आपको पता है मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी हर महीने 2000 रुपीज पे करती है बैंक के अंदर, 2000 रुपीज बैंक के अंदर पे करती है 5 साल तक, और 5 साल के एंड में मम्मी को सारे पैसे एक साथ में मिलते हैं विद इंटरेस्ट। तो हर महीने 2,000 भरना, दैट इज करेंट रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट कर रही है मम्मी, तो उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलेंगे। और ओके, और मैं क्या कर रहा था, इमेजिन करो मेरे पास 1 लाख रुपए थे, जब मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, मैंने एक साथ में पूरा का पूरा 1 लाख रुपया बैंक में डाल दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्स डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट में हम हर महीने पे करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट के अंदर एक साथ में पैसा पे करते हैं बैंक के अंदर। ओके, और ये सारा हम वापस कब ले सकते हैं, आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, 2 साल 5 साल 10 साल जो टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके बाद वो पैसा हम वापस ले सकते हैं विद इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, और जो भी हमारा डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट जो होता है, उसके अंदर में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज वो बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए पैसा लेन देन होता है। मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स काम हमारा फर्स्ट हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया, लोगों से पैसा भर के लोगों से पैसा ले लिया। अब उस पैसों का क्या करेगी स्टूडेंट्स, उस पैसों को लोन्स एंड एडवांसेस, नीडी पीपल, जरूरत लोगों को क्या देगी, उधार देगी। अब उधार देगी तो स्टूडेंट्स कैसे देगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देगी। जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को उधार देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। सो स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, एंड दिस पीपल, ओके, हम लोग क्या करेंगे, उनको अलग अलग लोन्स पे, शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, मीडियम टर्म लोन भी होता है, या लॉन्ग टर्म लोन भी होता है। और या तो फिर लोन क्या करती है, लोगों को बैंक क्या करती है स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, या तो अगर किसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो उसको डिस्काउंट करने की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। थर्ड इज एंसिलरी फंक्शंस। एंसिलरी फंक्शंस अगर आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक्स हम लोग को एसएमएस वगैरह करती है, एसएमएस सेंड करती है, कमर्शियल बैंक्स हम लोग को इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रही है, हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट भी करती है। अगर समझो मैं मेरे बैंक को बोल दूं हर महीने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना,
तो हमारे बोलने पर, हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर कमर्शियल बैंक हमारे पेमेंट्स वगैरह भी करती है, भले वो इंश्योरेंस पेमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, रेंट पेमेंट हो, वो सारा पेमेंट भी बैंक करती है। सो ये सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पता होगा लॉकर फैसिलिटी, बैंक क्या करती है? लॉकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। अगर किसके पास बहुत गहना वगैरह है तो आप अपने लॉकर में जाकर रख सकते हो, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? बैंक की होगी। डीमैट अकाउंट, अगर आज आपको शेयर्स खरीदने हैं, आपको कोई भी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदने हैं, तो उन सबके लिए क्या होगा? आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और ये डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट भी कहां पर ओपन होता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक में ओपन होता है। और इस अकाउंट के बदले ही मैं क्या कर सकता हूं? शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकता हूं। एंड फाइनली क्रेडिट क्रिएशन। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आरबीआई को कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोला था, वो पूरा कंट्रोल करता है, लेकिन क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? क्रेडिट मतलब उधार क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक करती है। बिकॉज कमर्शियल बैंक ही वो बैंक है जो लोगों को उधार देती है, उधार देती है। जितना ज्यादा उधार देगी उतना ज्यादा क्या होगा? क्रिएट होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेगी? हर एक, देखो इमेजिन करो अगर आज 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, ये एक बैंक ने किसको लोन दिया? मिस्टर ए को लोन दिया। मिस्टर ए को 10,000 रुपए लोन दिए। फिर मिस्टर ए क्या करेगा? उस 10,000 का ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा, तो घूम फिर के वो पैसे फिर से बैंक में आएंगे। ओके, वो स्पेंड करेगा, किसी को तो पैसे देगा। इमेजिन करो मिस्टर बी को पैसे देगा। ओके, और मिस्टर बी क्या करेगा? उस पैसे को अपने बैंक में रखेगा। फिर से मिस्टर बी फिर वो बैंक क्या करेगी? दूसरी बैंक, वो बैंक किसी और को पैसे देगी, मिस्टर सी को पैसे देगी। फिर मिस्टर सी किसी को पेमेंट करेगा, फिर वो घूम फिर के वो पैसे फिर से बैंक में आएंगे, फिर बैंक फिर से वो पैसे को नीडी लोगों को देगी। तो ऐसे ये पैसा पूरे घंटे के अंदर रोलिंग घूमते ही रहता है। और क्या क्रिएट होता है? ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होता है, लोन क्रिएट होता है। सो इसीलिए बैंक का काम ही है लोगों से पैसे लेना और फिर नीडी लोगों को पैसा देना। उससे क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएट हो रहा है? क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर। और इन सबके अंदर स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक को जब पैसा एक्सेप्ट करेगी लोगों से, कुछ पैसा उनको आरबीआई को देना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो आरबीआई के पास रखना होता है। ओके, बाकी बचा हुआ, इमेजिन करो अगर लोगों से उधार लेकर 1 लाख रुपए उधार लिया है, तो उसमें से 10 या 20,000 रुपए कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना होगा? आरबीआई के पास रखना होगा। और ऊपर का थोड़ा बहुत पैसा वो अपने पास भी रखेंगे, क्योंकि कल जाके अगर पैसा फिर से मांगने आ गए तो थोड़े बहुत पैसे अपने पास भी रखेंगे, और बाकी बचे हुए पैसे क्या करेंगे? लोगों को उधार देंगे, और लोगों को उधार देके इंटरेस्ट लेकर उनसे पैसे कमाएंगे। और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक वाला पार्ट होता हुआ फिनिश। आगे देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? स्टूडेंट्स, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होती है जिसके अंदर सारे मेंबर्स आकर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, और सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। समझो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम लोग 60 फीट रोड पे बोले बहुत सारे कपड़ा बाजार है, कपड़े बाजार के लोग हैं। ओके, सारे फार्मर्स मिलकर अपना एक यूनियन बना दे, तो वो लोग क्या बनेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और 10 से ज्यादा मेंबर्स टुगेदर दे कैन मीट अप एंड दे कैन फॉर्म अ सोसाइटी, दे कैन फॉर्म अ यूनियन, दे कैन फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर वही ऑर्गेनाइजेशन, वही यूनियन अगर क्या करे? एक साथ में पैसा कलेक्ट करे, और पैसा कलेक्ट करने के बाद अपने ही मेंबर्स को हेल्प करे जो नीडी लोग है। इमेजिन करो हम लोग 200 स्टूडेंट लोग हैं, 200 स्टूडेंट लोग ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया। सारे 200 स्टूडेंट ने, लेट्स 200 स्टूडेंट, अगर 200 स्टूडेंट और सारे 200 स्टूडेंट ने 1,000 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 लाख में से हो सकते हैं 2 स्टूडेंट, उनको पैसे की जरूरत है, तो उन 2 लोग को पैसे की जरूरत है तो उनको पैसे दे दिए। अपने ही मेंबर्स लोग की हेल्प करना, वो काम किसका होता है? कोऑपरेटिव बैंक का हेल्प काम होता है। और कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है? अपने मेंबर्स लोग को, बाकी जिनके पास ज्यादा पैसा उनसे पैसा कलेक्ट करेगी, और नीडी लोगों को क्या देगी? पैसा देगी। तो जो काम कमर्शियल बैंक करता है वही काम स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव बैंक भी करता है, बट कोऑपरेटिव बैंक सबके लिए नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स लोग के लिए ही करेगा। वो मेंबर्स कौन होता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है। ऐसे डिपेंड करता है कि कौन से मेंबर्स। सारे टीचर्स लोग ने अगर मिलकर यूनियन बना दिया तो टीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है। सो देयर आर 3 टायर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये हम लोग को दिया हुआ है। और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? कौन सा 3 टायर है? फर्स्ट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो स्टेट लेवल पे काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा। एंड फाइनली प्राइमरी लेवल, मतलब जो एकदम छोटे गांव में या छोटे एरिया के अंदर, रीजन के अंदर काम करता है। तो मेन काम जो स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का है, वही काम कमर्शियल बैंक का भी होता है। सेम, सब कुछ सेम ही है यहाँ पर।
बैंक है तो उनका काम वही होता है, लोगों से पैसा उधार लेना और नीडी लोगों को पैसा देना। मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या स्टूडेंट्स, एक एजेंसी है जो लोग क्या करती है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस करती है, लोगों को हेल्प करती है, या तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने के लिए मतलब 10 साल 20 साल के लिए, या तो मीडियम टर्म के लिए पैसा देती है। ओके, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट, उनका नाम ही डेवलपमेंट वर्ड है। उन लोग किसमें हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए लोन देगी, एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए लोन देगी, ऐसे अलग अलग रीजंस के लिए लोग लोन देते हैं। और व्हाट वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक था इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। तो आपको लर्न करना है आईएफसीआई स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट डीएफआई था, सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। सो यू हैव टू लर्न दैट, मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन रिकॉल, हम लोग रिकॉल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th में हमने पढ़ा था नाबार्ड, और नाबार्ड का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक नेशनल बैंक है जिसका मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना और रूरल एरिया को डेवलप करना। वो भी क्या था स्टूडेंट्स, एक डीएफआई था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, ये भी एक बैंक ही है, और वो बैंक का काम भी सिमिलर है, लोगों से पैसा लेना और नीडी लोगों को पैसा देना। पर उनका मेन एम क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को उधार देंगे जिनका मेन काम क्या है, इंडस्ट्री रिलेटेड या एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जिनको उनको डेवलपमेंट वगैरह करना है। बाकी सब कुछ सिमिलर होता है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने और अपने ऑपरेशंस को ग्रो कर दिया, एकदम रूरल से रूरल एरिया जाकर वहां का डेवलपमेंट काम लोगों ने हाथ में लिया, छोटे से छोटे लोगों को पैसा देना शुरू किया, ताकि रूरल एरिया के अंदर भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट आ सके, सारे जगह जहां जाकर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना। सो लोग कमर्शियल बैंक है, कॉमर्स कंज्यूमर फाइनेंस ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग वेंचर कैपिटल फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब समझ रहे हो आपको, जैसे अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स हो गए, उन लोगों को पैसा देना। ओके, वेंचर डेवलपमेंट मतलब जो स्टार्टअप्स है, अगर कोई स्टार्टअप है उनको हेल्प करना। जैसे विजडम कॉमर्स क्लासेस 3 साल के पहले एक स्टार्टअप था, तो अगर ऐसे कोई स्टार्टअप्स होते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको पैसा देने का काम भी किसने हाथ में लिया था, डीएफआई ने हाथ में लिया था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर कौन से वर्ड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशंस, अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए भी ये सारे बैंक्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म आपको लोन देंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इनका काम भी वही है, लोगों को लोन देना, बट उन्होंने कुछ टॉपिक्स बता दिए कि ये सारे टॉपिक्स में हम ज्यादा से ज्यादा लोन देने में इंटरेस्टेड है, जहां कहीं डेवलपमेंट की बात होगी कंट्री की, वहां हम पक्का लोन देंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेंचर कैपिटल फाइनेंस है, जो स्टार्टअप्स के लिए देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेंचर कैपिटल फाइनेंस सारे स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने का काम उन्होंने हाथ में लिया था। नेक्स्ट इज thus development financial institutions are in the process of converting themselves into a universal bank, और ये लोग भी ट्राई करते हैं हम खुद को यूनिवर्सल बैंक के अंदर पूरा कन्वर्ट करने में। हमारे पास एक एग्जांपल भी है, आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एक जो दूसरी बैंक थी उसके साथ मर्ज कर लिया था, एंड उसको क्या कर लिया था खुद से। ओके, ऐसी एक कोई बैंक थी जो डीएफआई थी, उन्होंने क्या कर दिया, कमर्शियल बैंक के साथ मर्ज कर लिया, और वो डीएफआई बैंक भी फिर क्या हो गया, नेशनल लेवल पर काम करना शुरू कर ली। जैसे अगर आपने देखा रिसेंटली स्टूडेंट्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का क्या हो गया, मर्जर हो गया है। मेरा बैंक स्टूडेंट्स ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में था मेरा अकाउंट, पर आज मुझे जब मैसेज आता है तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक से मैसेज आता है। फिर मुझे पता चला ये क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला स्टूडेंट्स कि ये दोनों बैंक का क्या हो गया, मर्ज हो गया है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने किसको ओवरटेक कर लिया, पूरा का पूरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को ओवरटेक कर लिया है। ओके, गवर्नमेंट, तुम्हें पता है स्टूडेंट्स, मोदी चाहती नहीं है कि कंट्री के अंदर इतने ज्यादा बैंक रहे, बिकॉज जितनी ज्यादा बैंक रहेगी उतना ज्यादा फ्रॉड करना आसान होता है, स्कैम करना आसान होता है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हो सके उतने मर्जर्स हो, और हो सके उतने कम से कम बैंक हो, लोगों के पास कम से कम बैंक रहेंगे, तो कम बैंक रहेंगे तो फिर उनके ऊपर ध्यान रखना आसान हो जाएगा, और ध्यान रखना आसान होगा तो फिर कंट्री के अंदर स्कैम्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट लास्ट इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई स्टूडेंट्स, डीएफएचआई डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया है। उनका काम क्या, was set up in 1988 as a money market institution। तो अगेन स्टूडेंट्स द मनी मार्केट है, मतलब इनका भी वही काम है, लोन देने का काम है स्टूडेंट्स। ओके, और इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय आरबीआई, आरबीआई के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनका काम भी क्यों हुआ था स्टूडेंट्स, ताकि इनका काम भी वही था, ज्यादा से ज्यादा कंट्री के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मतलब उनके पास अगर कोई भी एसेट्स हो तो उनके एसेट्स गिरवी रखकर उनको लोन देना, लोन देना, लोन देना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड फाइनेंस, डिस्काउंट वर्ड से आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या करेंगे, जैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाते हैं, तो वैसे अगर आपके पास कोई भी एसेट है, जरूरी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही हो, अगर आपके पास कोई भी एसेट हो तो वो एसेट को आप गिरवी, जैसे अगर समझो ये रोलेक्स की वॉच है, 1 लाख की वॉच है, इसको मैं किसको दूंगा, डीएफएचआई को दूंगा,
तो वो लोग क्या करेंगे, ये घड़ी को रखेंगे और मुझे 80,000 या 70,000 या 60,000 1 लाख की घड़ी रखेंगे और थोड़े कम पैसे मुझे उधार देंगे। तो वो काम किसका है, DFHI का है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। और इनका भी मेन काम स्टूडेंट्स वही है, लोन देना। तो सारे बैंक का काम ही वही होता है, लोन देना और पैसे कमाना। सो ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सबको क्यों बोला गया था, बिकॉज ये सब RBI के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। बट अब जो हम पढ़ने वाले दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या दिया हुआ है हमें सबसे पहले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वन सेकेंड, या द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइज ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस मतलब जो ऐसे नेचुरल बैंकर्स है, नेचुरल बैंकर्स। अगर समझो आज मैं ही हूं स्टूडेंट्स, मैं ही लोगों को पैसे बांटते घूम रहा हूं, मैं ही लोगों को लोन दे रहा हूं, लोगों को लोन दे रहा हूं, जिसके बाद एक्स्ट्रा पैसे उसको बोलता हूं लाला तू मेरे पास पैसे जमा रख, मैं ध्यान रखूंगा। और लोगों को मेरे पे ट्रस्ट भी है कि हाँ जैनिश अच्छा इंसान है, अपने पैसे खाएगा नहीं, और जो नीडी लोग उनको पैसे देना शुरू कर दूंगा। भले मैं नहीं कोई गवर्नमेंट से अटैच हूं, ना ही मैं RBI से अटैच हूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा, एक इंडिजीनियस बैंकर बन जाऊंगा, जो नेचुरली खुद ऐसे काम कर करके ही क्या बन गया, एक बैंकर बन चुका है। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इंडिजीनियस बैंकर। सो लेट्स सी, बोलो में क्या बोला स्टूडेंट्स, अनरेगुलेटेड मनी लेंडर्स भी होते हैं। मनी लेंडर्स मतलब लोगों को उधार देते हैं। अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, अनरेगुलेटेड मतलब जो RBI के अंदर नहीं आती है। सो द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, और ये सारी चीजें कहां कन्फाइंड है, ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में होती है। इंडिजीनियस बैंकर्स कौन होते हैं, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब है दलाल, बीच का एजेंट होता है। उनका फंक्शन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बैंक जो काम करती है वही बैंक वो काम वो लोग भी कर रही है। दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे, किसी को 10 या 20 साल के लिए उधार नहीं देते हैं, किसी को 6 महीने के लिए, किसी को साल भर के लिए, किसी को 2 साल के लिए उधार देते हैं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर शॉर्ट टर्म लोन ही दिया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत डिफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे इन सब के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है बिकॉज RBI डिसाइड करती है और इन सबको मानना पड़ता है कंपल्सरीली। बट जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसके अंदर कोई फिक्स रेट नहीं है, मुंह बोली कीमत। समझो मेरा एक फ्रेंड है, उसको पैसे की सख्त जरूरत थी अचानक से, और मेरे पास पैसे थे। मुझे पता है उसके पापा का ऑपरेशन था और उसको बहुत पैसे की जरूरत थी, 2 लाख रुपए की। मैंने बोला देख 2 लाख रुपए चाहिए तो लेके जा, लेकिन तुझे मुझे देना पड़ेगा 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला 25%, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? मैंने बोला देख चाहिए तो बोल, नहीं तो फिर जान दे। तो सिर्फ अनऑर्गेनाइज मार्केट में मुंह बोली कीमत मिलती है, डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन इमरजेंसी वाला है तो सामने वाला तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई भी दे सकता है, या अगर उसको लगा नहीं उल्लू बना रहा है तो तुम्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बना सकता है। तो कोई भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर। और ये इंडिजिनियस बैंकर्स ज्यादा रूरल एरियाज में पाए जाएंगे स्टूडेंट्स। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक एरियाज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जहां पे अनबैंक मतलब जहां पे बैंक्स लोग नहीं होते, वहां पे ऐसे लोगों का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग भी कंट्री को डेवलप करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। सो दे गिव लोन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो रूरल एरियाज के अंदर जहां जरूरत होती है वहां पे भी वो लोग उधार देकर एग्रीकल्चर को बढ़ाने में काम करते हैं, ट्रेड या इंडस्ट्री को बढ़ाने में काम करते हैं। नेक्स्ट इज मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स अगर आप लोगों ने सुना या सिविक्स में हम पहले पढ़ते थे, मनी लेंडर्स जो होते हैं जो बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, फार्मर्स लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। सो दे मोस्टली ऑपरेट इन विलेजेस। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स स्टूडेंट सुसाइड भी करते हैं, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। The loans provided by money lenders are both productive and unproductive purpose. प्रोडक्टिव पर्पस भी होता है, अनप्रोडक्टिव भी पर्पस होता है। प्रोडक्टिव मतलब उनके पैसे देने से ऑब्वियसली हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ भी होता है, बट कितनी बार उनके बहुत ज्यादा प्रेशर करने के बदले वो अल्टीमेटली नेगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसन, स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे लोग होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, आर्टिसंस जो वगैरह आर्ट वगैरह कोई काम करते हैं, पॉट वगैरह बना रहे हैं, उन सबको जब पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। And at present the activities of money lenders have been restricted. और आज की तारीख में RBI ने मना किया है कि मनी लेंडर्स हो सके उतने उनसे पैसे मत लीजिए, या उनको पकड़े जाने पे उनको सजा भी मिलती है। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज वो लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और ड्यू टू विच देयर इज अ लॉट मेनी सुसाइड केसेस हैपनिंग इन द कंट्री ऑफ द फार्मर्स। तो उनको रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए RBI ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। एंड फाइनली स्टूडेंट्स कमिंग टू द अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, जिसके अंदर ये सारी चीजें निधि, चिट फंड्स एंड लोन कंपनीज, ये 3 वर्ड है स्टूडेंट्स। और ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स? बीट्स। देखो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो हम लोग 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है, सारे 20 स्टूडेंट्स ने 10,000 रुपए निकाले। ओके, 20 स्टूडेंट्स ने कितने पैसे निकाले? 10,000 रुपए निकाले। 10,000 रुपए तो कितने जमा हो जाएंगे एक साथ में? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5।
जैसे अगर आप लोगों को पता हो कि मम्मी लोग किटी पार्टी में जाते हैं, किटी पार्टी में क्या होता है, सारे लेडीज लोग मिलते हैं और किसी एक का चीट नाम निकालते हैं, जिसका चीट में नाम आएगा वो सारे लेडीज उसको क्या देगी, पैसे देगी। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स चीट फंड्स में भी ऐसे ही होता है। समझो अगर 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सारे लोग पैसे देंगे 10,000 रुपीज और किसी का एक लॉटरी में चीट नाम निकालेंगे, जिसका नाम आएगा उसको वो 2 लाख रुपीज मिलेंगे, उसको वो 2 लाख रुपीज यूज करने के लिए मिलेंगे। वैसे ही चीट में नाम निकलता है 20 के 20 लोग का लाइन वाइज नाम निकलता है, ताकि वो 20 मंथ्स के अंदर वो सारे लोगों को पैसे मिल जाते हैं। तो जिसको जितना जल्दी पैसा मिलेगा तो उस पैसे को यूटिलाइज कर पाएगा, उस पैसे को यूज करके कहीं ना कहीं काम कर पाएगा। तो ये जो चीट फंड्स वाला सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से लोन ही हो गया। आप अपनी मॉम को पूछ लेना एग्जैक्टली किटी पार्टीज में क्या होता है। किटी पार्टीज में भी वो लोग वही करते हैं कि लोगों से लोन लेते हैं, मतलब लोगों से पैसे लेते हैं हर एक किटी पार्टी के अंदर, ताकि वो पैसे को वो लोग क्या कर सके, एक साथ में जाकर ज्वेलरीज खरीद सके, एक साथ में गहने वगैरह खरीद सके। ओके, सो दैट इज व्हाट चीट फंड इज। निधि मतलब भी स्टूडेंट्स वही होता है कि बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर। हेल्पिंग ईच अदर क्यों, अगर जिसको पैसे की जरूरत होगी उसको हेल्प करेंगे वो लोग। सो लेट्स रीड क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अंडर चीट फंड्स मेंबर्स मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। मैंने बताया रेगुलर कंट्रीब्यूशन। बिड्स और ड्रॉज, ड्रॉज मतलब लॉटरी निकालना, आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स। अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज गिवन, और जो फंड कलेक्ट हुआ 2 लाख रुपया वो इन 20 स्टूडेंट में से किसी एक को मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। सो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, दैट अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड मनी इज गिवन टू द चूजन मेंबर। चीट फंड मोस्टली ऑपरेट्स इन केरला या तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। एंड सिमिलरली निधि इज ऑल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो निधि का मतलब भी स्टूडेंट्स वही होता है कि जब लोग एक साथ में आएंगे और किसी एक को हेल्प करने के लिए सारे लोग पैसा निकालेंगे। So fund thriving to the contribution of its members. Loans are provided to members at reasonable rate of interest. और लोन एकदम reasonable rate of interest पे मिलेगा। Loan companies are finance companies. They provide loans to traders. और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लोन किसको दे सकते हैं, ट्रेडर्स को भी देते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी देते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है, जैसे मेरे जैसा कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा उसको भी मिलते हैं। Being unregulated, they charge a high rate of interest. और ये अनरेगुलेटेड है, तो अगर आप खाली अगर इन बैंक से कंपेयर करोगे तो यस रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है काफी सारा पार्ट। हमने आज की तारीख में क्या कंप्लीट किया है, हमने स्टॉक, हमने सबसे पहले मनी मार्केट वाला पार्ट कंप्लीट किया है, और मनी मार्केट के अंदर जो 2 पार्ट है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो पार्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है हमारे इकोनॉमिक्स के दिस वीडियो के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर पार्ट वेरी नाइसली। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉप सम मैसेज ऑन द चैट बॉक्स and then we'll surely come back and reply to you. You can this time also give some good comments, okay, to surely motivate me or us and to make such more videos for all of you guys. So your a good comment is very much appreciated, and do like the video and share it among your friends. Subscribe to our channel, and thank you so much students. Have a nice day. It was nice having all of you. Bye bye.